हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। और उसी क्रम में हम लोग आज इकोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू सच में काफ़ी बेनिफिट होंगे। और मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से आपका पूरा सेशन देखोगे तो यहाँ से पता लग जाएगा। उसी क्रम में हम लोग पहला एमसीक्यूज को यहाँ से डिस्कस करते हैं। और पहला एमसीक्यूज है इसमें, ठीक है। और फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ से कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। यानी हिंदी वर्जन देखते हैं तो निम्नलिखित में से जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। जो जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यानी जिनके नेचुरल आवास है उनको क्या है तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी कैसी हो रही है, लॉस हो रही है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का उनका प्राकृतिक आवास का विघटन है। इसके बाद में नेक्स्ट है द इंटर कनेक्टेड फीडिंग द रिलेशनशिप इन इन एन इकोसिस्टम आर बेस्ट डिस्क्राइब। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी भोजन श्रृंखलाओं को सबसे अच्छा क्या कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन श्रृंखलाओं को जुड़ी हुई उनको फूड वेब के नाम से इसको क्या है जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, बायोटेक एक अबायोटिक। बायोटेक वो होते हैं जिनमें लिविंग होता है, जिनमें सेंस होता है, जिनमें जान होती है, उनको बायोटिक कहा गया। इसमें जीव जंतु देखने को मिलेंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अबायोटिक उनको कहते हैं जिनमें कोई भी लाइफ नहीं होती है। तो अबायोटिक के बारे में पूछा है तो सनलाइट है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। बाद बाकी बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सारे के सारे लिविंग फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम में। तो डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है। तो रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल करते रहते हैं, यानी अर्थ पे न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाए हुए रखते हैं। तो कौन है उनमें, डीकम्पोजर्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 5 है। और 5 एमसीक्यू इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन सा है जिनमें हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, आपको इसमें हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। और 6 में कहा गया है द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। एंड सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स, उनको क्या कहा जाएगा। तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहेंगे, जिसमें क्या है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। लाइट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट में आपको CO2 का यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे, ठीक है, और सनलाइट की उपस्थिति में। इसके बाद में 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टैगा, जिसको क्या है बोरियल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा टैगा है, ठीक है, जिसको क्या है बोरियल वन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की एक विशेषता है किसकी, बोरियल की, टैगा की। तो इनकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो इनकी जो बोरियल है, टैगा है, तो इनकी जो विशेषता होती है ये क्या है, डोमिनेट बाय द कॉन्फ्रेंस ट्रीज, ठीक है। तो इनका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कल्चर यूट्रोफिकेशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में यूट्रोफिकेशन वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन का क्या मुख्य कारण है। तो इसमें जहाँ यूट्रोफिकेशन आएगा इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो रहा है किसी लेक में, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ कर रही है हमारी कौन, एल्गल हो रहा है। और भी बहुत ज़्यादा जलीय वनस्पति ग्रोथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है। और जिस पॉन्ड या जिस स्थान पे इसका यूट्रोफिकेशन होता है वहाँ पे
जो जल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फिशेस हैं, मछली हैं, और वो पानी कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, पानी की वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी को क्या है, यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा है, द अपर लेयर ऑफ द ओशियन वेयर सनलाइट पेनिट्रेट एंड द फोटोसिंथेसिस अकर इज कॉल्ड, यानी महासागर की ऊपरी परत जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और प्रकाश संश्लेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको फोटिक जोन कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है, इसको एक वर्ड से और भी हम लोग कहते हैं, इसको लिम्नेटिक जोन भी कहेंगे, लिम्नेटिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ओपन वाटर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है और फोटोसिंथेसिस वहाँ पे प्लांट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइनियर स्पीसीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इनमें से कौन है जिसको पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं, तो वो है हमारा लाइकेन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइकेन जहाँ पे ग्रोथ होते हैं वहाँ पे बहुत सारे और भी ट्रीज, बड़े बड़े ट्री भी ग्रो होने लगते हैं, और लाइकेन वहाँ होते हैं जहाँ बैरन रॉक्स होती हैं, जहाँ चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या है, एसिड का फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे चट्टानों में क्या है, ग्रेविसेस गड्ढे बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मिट्टी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लांट्स का डेवलपमेंट होने लगता है। इसी की वजह से इसको पॉइनियर स्पीसीज इन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, किसको, लाइकेन को। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी इन इकोसिस्टम, तो कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका मीन्स होता है द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से रह रही है। इसके बाद में व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मोस्ट इकोसिस्टम, में प्राइमरी एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारे क्या है, सन है, और सन में कौन सी सोलर एनर्जी क्रिएट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो हमारे क्या है प्रोड्यूसर को एनगल्फ करते हैं, वो हमारे क्या है प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और जो प्राइमरी को खाते हैं, ठीक है, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इसमें कौन हो जाएगा, तो प्राइमरी हमारे हो जाएंगे डियर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहा गया है द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड फॉल अर्थ प्रिसिपिटेशन इज अ पार्ट ऑफ द, यानी वायुमंडल में जलवाष्प के संघनित होकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा है वाटर साइकिल का एक हमारा पार्ट है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परमाफ्रोस्ट। ठीक है, परमाफ्रोस्ट हमारा क्या होता है, ये भी पूछा गया है। परमाफ्रोस्ट में से स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी को, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या विशेषता है, जो उसकी विशेषता है वो हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, ये टुंड्रा फॉरेस्ट में देखने को मिलती है ये कंडीशन। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएट विद द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन जलाने से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता क्या है। अगर जीवाश्म ईंधन आप जलाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको किसको नुकसान होगा, तो जो नुकसान होगा वो हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी हमारे अर्थ का टेम्परेचर हल्के हल्के कैसा हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द ग्रेजुअली प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इकोसिस्टम स्पीशीज कंपोजिशन ओवर द टाइम इज नोन है, यानी समय के साथ एक पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन को क्रमिक प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। अगर समय के हिसाब से किसी प्रजाति
में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, उसकी संरचना, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानेंगे इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत प्रदूषण का एक उदाहरण है। बिंदु स्रोत प्रदूषण का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री पाइप से, फैक्ट्री के पाइप से जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से फैक्ट्री के जो पाइप्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन डिस्चार्ज होता है, तो ये हमारा एक पॉल्यूशन का टाइप है। इसके बाद में द वैरायटी ऑफ द लाइफ इन एन एरिया इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड, यानी किसी क्षेत्र में जीवन की विविधता, उसमें विभिन्न प्रजातियों की संख्या भी शामिल है, उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी। एक किसी स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारी स्पीसीज रह रही, उसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा है 20 है, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो हमारे कौन सी है, CH4 है, और CO2 है हमारा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस सल्फर के ऑक्साइड है हमारे। ठीक है, तो ये हमारे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद में ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ठीक है, तो भाई इसमें दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है और मैथेन भी है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस पर रेस्पॉन्सिबल करती है। इसके बाद में CH4 है। The role of the position of an organism within an ecosystem, including its interaction with other species and its physical environment, is the called। ठीक है, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर एक जीव की भूमिका या स्थिति जिसमें अन्य प्रजाति के साथ उसकी बातचीत, उसका भौतिक वातावरण शामिल है, उसको क्या कहा जाएगा। उसको जो कहा जाएगा उसको क्या है, नीचे कहा जाएगा उसको। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी है, नीचे का मीन्स क्या होता है। नीचे का मीन्स होता है बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं और उन स्पीसीज के आपस में बातचीत है, इंटरेक्शन है स्पीसीज के बीच में, उनको हम लोग नीचे कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन, यानी वन की कटाई करेंगे तो क्या होगा। वन की कटाई अगर बहुत ज़्यादा एक करेंगे तो हमारा सॉइल इरोजन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 23 है, द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम इज, सबसे बड़ा स्थलीय बायोम कौन सा है। तो वो हमारा है टैगा है। ठीक है, जिसको बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें डिपोजिशन ऑफ द मड, मिट्टी का जमावड़ा। ठीक है, इसको क्या है, टैगा कहते हैं, बोरियल इसको फॉरेस्ट कहते हैं, और सबसे बड़ा ये बायोम है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 24 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, उसका प्राइमरी रीजन क्या है। तो भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जानते हैं, ये हमारे बढ़ गए हैं जी। ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहे हैं, ओजोन लेयर को पतला कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन। तो एसिड रेन के जो मुख्य कंपोनेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 26 है, व्हाट इज द फिनोमिना वेयर
पॉल्यूटेंट्स बिकम्स मोर कंसंट्रेट एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल और तीसरे लेवल में उनके कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट की बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है 27 है, पूछा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, यानी एक ही क्षेत्र में एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाएगा। एक ही स्पीशीज के और एक ही उसमें रह रही तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ये इसको याद रखना, कम्युनिटी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम क्या होते हैं, बायोम क्या होते हैं, ये सारे के सारे टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। इसको तो हमारा कौन, सोलर एनर्जी है। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, यानी नाइट्रोजन गैस और हमारे अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे। तो इसको जो कहेंगे हमारा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द ओशियन, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या रहेगा। तो ये हमारे क्या करेंगे, प्लास्टिक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड इंटैगमेंट ऑफ द मैरिन लाइफ, ठीक है, मैरिन लाइफ को प्रभावित करेंगे और उनके प्राकृतिक आवास को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो समुद्री जीव हैं। इनके बाद में 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम, यानी रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र का एक विशेषता क्या होती है। इसमें स्पर्श वेजिटेशन होता है, यानी बहुत दूर दूर इसमें क्या है, प्लांटेशन देखने को मिलेगा, प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, उसमें पूछा है the maximum number of individual of a particular species that an ecosystem can support indefinitely is known as, यानी किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिसे एक पारिस्थितिक तंत्र में अनिश्चित काल तक सहारा दे सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको मैक्सिमम, उसको क्या है, कैरिंग कैपेसिटी के नाम से उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन के लिए क्रिएट हो जाते हैं। ओजोन लेयर कौन से स्फेयर में देखने को मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, और इसका क्या फंक्शन होती है। तो ये हमारा एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करती है, जो पृथ्वी पर एक कैंसर या फिर अदर हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो मनुष्य या फिर जीव जंतुओं को हानिकारक होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे उनको प्रिवेंट करके रखती हैं। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, इनमें से सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ठीक है, फॉक्स है, हमारी लोमड़ी, ये प्रोड्यूसर हमारे हो जाएंगे। रैबिट हमारा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। डिकम्पोजर ये हमारे टर्सरी कंपोजर, ठीक है। इसके बाद में सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 35 है, पूछा है द मूवमेंट ऑफ द कार्बन थ्रू द एटमॉस्फेयर ओशियन लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन का मूवमेंट हमारा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो कार्बन साइकिल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 36 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग फॉर्मेशन का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान है, तो ये है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। वोलाटाइल्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं अगर उनको खुला छोड़ दें तो वेपर्स बनने लगते हैं, जैसे फ्यूल
ठीक है। बायोफ्यूल्स है, जैसे डीजल है, पेट्रोल्स है, और मिट्टी का तेल है। अगर इनको खुला छोड़ देते हैं तो ये उड़ जाते हैं। इसको वोलाटाइल ऑर्गेनिक या वोलाटाइल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 37 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन बायोलॉजी का मीन्स हमारा होता है टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है, पूछा है द प्रोसेस कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ द प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं प्लांट उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी N2+N3 नाइट्राइट प्लस नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से उसको क्या है जानते हैं। Which of the following is an example of the lentic aquatic? Lentic means static water. Static means water में स्थिर जल। ठीक है, तो कौन है, रिवर है हमारा, इसमें क्या है, ये स्टीम है, ओशियन करंट है। ठीक है, तो पाउंड है, ये हमारा किसका एक एग्जाम्पल है, हमारा किसका है, किसमें होगा, लेंटिक एक्वाटिक है, लेंटिक। ठीक है, लोटिक, और ये हमारे किसके हैं, लोटिक एक्वाटिक है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 40 है, पूछा द वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय द सर्टेन गैसेस इज नोन एज। तो कुछ गैसों के द्वारा पृथ्वी का टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद 41 है, इसमें पूछा है, इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको सवाना कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें स्कैटर ट्रीज एंड, ठीक है, बिखरे ट्रीज देखने को मिलेंगे, और लंबी लंबी इसमें घास देखने को मिलती है। ये इसकी विशेषता होती है सवाना इकोसिस्टम की, जिसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है द प्रोसेस बाय विच एक्सेस न्यूट्रिएंट इन अ वाटर बॉडी लीड एंड इंक्रीज अल्गल ग्रोथ डिप्लीशन ऑक्सीजन। इस अभी हमने बात की थी, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल के की कंपोनेंट क्या होते हैं, तो फास्फोरस साइकिल रॉक्स एंड सेडिमेंटल में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में 44 है, पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल्ड, यानी तेल रिसाव का प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा। जब तेल रिसाव होगा तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा आपको डैमेज टू मैरिन इकोसिस्टम एंड कोस्टल हैबिटेट्स हमारे। ठीक है, कोस्टल हैबिटेट्स जो समुद्र के किनारे जो आवास होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, नष्ट होने लगेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 45 है, द कंजर्वेशन ऑफ द नाइट्रेट्स बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस बैक्टीरिया, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, नाइट्रेट्स हमारी बैक हो रही किसमें, इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी N2 में। इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम लोग क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द की स्टोन स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज का मीन्स मतलब होता है ऐसा पर्यावरण में कुछ स्पीसीज का सीधा सीधा पर्यावरण में कुछ प्रभाव है, उसको की स्टोन्स कहते हैं। इसको स्टार फिश है, इन अ सर्टेन इकोसिस्टम में ये अप्लाई होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 47 है, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी गिवन टाइम, यानी किसी भी समय एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को क्या कहा जाएगा। कुल कार्बनिक पदार्थ जीवित की मात्रा को क्या कहा जाएगा, तो उसको बायोमास कहा जाएगा। इसके बाद में 48 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ द मेथेन इमिशंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मेथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है? तो कहा राइस पेडीज एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेथेन गैस का स्राव सबसे अधिक होता है। इसमें पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द थर्मल पोल्यूशन ऑन द एक्वाटिक सिस्टम। थर्मल पोल्यूशन का एक्वाटिक सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये रिड्यूस द डिजोल्विंग ऑक्सीजन को करेंगे और स्ट्रेस ऑन द एक्वाटिक लाइफ पे ये स्ट्रेस कॉज करेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50 है द बाउंड्री जोन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम इज कॉल्ड। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको कहते हैं बाउंड्री जोन। टू इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं उसको क्या है, इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग क्या 50 एमसीक्यूज को सफलतापूर्वक यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, मुझे लाइक भी देंगे और शेयर भी कर देंगे, मुझे सपोर्ट भी करेंगे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।